Hello students, a warm welcome to my channel. I am Dr. Meenu from LBSM College, and in this video lecture I am going to discuss about different communities of plant succession. और जैसा कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक है डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट सक्सेशन, यानी हम जो प्लांट सक्सेशन में के डिफरेंट स्टेजेस में जो कम्युनिटीज़ फॉर्म होती है उनके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो भी प्लांट के सक्सेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम लोग इस विषय पर जो हमारा डिस्कशन है वो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट सक्सेशन क्या है और इन जो कम्युनिटी है इनका रोल क्या है उस पूरे प्लांट सक्सेशन के प्रोसेस में। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ प्लांट जो सक्सेशन है उसके विषय में पढ़ा था। क्लीमेंट्स का जो डेफिनेशन है उसके विषय में पढ़ा, नाइट का और ऑडम, ये तीन जो इकोलॉजिस्ट थे इनके हम लोग डेफिनेशंस के विषय में पढ़ चुके हैं। और अगर रिवीजन के तौर पर देखें, अगर समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ प्लांट सक्सेशन, तो प्लांट सक्सेशन एक ऑर्डरली प्रोसेस है, मतलब क्रमबद्ध एक प्रोसेस है जो कि एक निश्चित क्रम से होता है, एक निश्चित एरिया में होता है और एक निश्चित समय के ड्यूरेशन में किसी भी प्लांट कम्युनिटी में सक्सेसिवली जो चेंजेस आते हैं, मतलब एक के बाद एक शुरुआत से लेकर करके स्टेबल स्टेज तक पहुंचने तक जो भी चेंजेस आते हैं, दैट चेंजेस आर कॉल्ड प्लांट सक्सेशन, जिसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट सक्सेशन के विषय में पढ़ेंगे और उसमें जो कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जो फॉर्म होती हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टेजेस की बात की जाए जो इस पूरे प्लांट सक्सेशन के प्रोसेस में जो फॉर्म होते हैं, तो कोई भी प्रोसेस बहुत सारे स्टेजेस से मिलकर बनता है। तो उसी प्रकार जो प्लांट सक्सेशन का प्रोसेस है ये भी बहुत सारे स्टेजेस इसमें आते हैं। फर्स्ट है पायोनियर स्टेज, इसके बाद आता है जो सिराल स्टेज है, और सिराल स्टेजेस एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेजेस से मिलकर बना होता है। इसमें सिराल स्टेज 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मल्टीपल स्टेजेस इसमें होते हैं। और उसके बाद एंड जो हमारा सक्सेसिव जो स्टेबल कम्युनिटी होता है या स्टेबल स्टेज होता है, दैट इज़ क्लाइमेक्स स्टेज। ये तो रही बात डिफरेंट स्टेजेस की, और ये स्टेजेस है जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस है। सबसे स्टार्टिंग स्टेज है पायोनियर्स, पायोनियर का मतलब भी होता है वर्ड के फॉर्म में स्टार्ट। उसके बाद जो सेकंड है, उसके बाद सक्सेसिव जो स्टेज है, क्योंकि पायोनियर्स वाले जो भी कम्युनिटी है उसे जो रिप्लेस करेगा दैट इज सिराल 1 स्टेज। उसके बाद उसे रिप्लेस करेगा सिराल 2 स्टेज, उसे रिप्लेस करेगा सिराल 3 स्टेज, इसके बाद सिराल 4, और एंड में सबसे जो स्टेबल कम्युनिटी होगी दैट इज़ क्लाइमेक्स स्टेज। ये तो बात हो गई हमारे स्टेजेस की। लेकिन अगर हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये जस्ट एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और जितने भी हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, चाहे वो हाइड्रोशेयर हो, जीरो शेयर हो, लिथोशेयर हो, हेलोशेयर्स हो, ये सभी में जो प्लांट की कम्युनिटी है ये वेरी करती है। और जिसे स्पेसिफिक रूप से हम लोगों को दो जो स्पेशलाइज शेयर्स पढ़ना है, हाइड्रोशेयर और जीरो शेयर में, उसमें हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक फॉर्म में। अभी हम लोग ये पूरे वीडियो में सक्सेशन को जनरलाइज फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज़ पायोनियर स्टेज, और पायोनियर स्टेज में जो विशेष प्रकार के पौधे पाए जाते हैं किसी भी शेयर में, जो कि सबसे पहले एंट्री पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो माइग्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट माइग्रेंट्स जो किसी भी एरिया में मिलते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं। और उनकी जो स्पेशलाइज कम्युनिटी होती है उसका कुछ अपना एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उनको हेल्प करता है फर्स्ट पायोनियर्स बनने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी।
इसके बाद जब हम लोग सिराल स्टेज में जाते हैं तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 सिराल स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया गया है। इस पूरे जो फ्लो चार्ट है इसमें दिखाया गया है। और इन सभी में जो स्पेशलाइज टाइप की जो प्लांट कम्युनिटी होती है इसे हम लोग कहते हैं सिराल कम्युनिटीज़। इसके बाद जो एंड में जो क्लाइमेक्स स्टेज है, यहाँ हम लोग क्लाइमेक्स स्टेज देखते हैं। क्लाइमेक्स स्टेज में जो कम्युनिटी होती है स्पेशलाइज फॉर्म की, जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं और स्टेबल टाइप के ट्रीज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। हाइपोथेटिकल मीन्स ये प्रोसेस को हम लोग एक जनरलाइज फॉर्म में मान के चलते हैं कि पूरा जो सक्सेशन का प्रोसेस है वो इस तरीके से बढ़ता है। और ये अलग अलग शेयर्स में इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। हालांकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो इसी फ्लो चार्ट पर ही बेस्ड होता है, जिसे हम जब स्पेशलाइज हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर पढ़ेंगे तो इससे और अच्छे तरीके से ये हमें समझ आएगा। लेकिन ये फ्रेमवर्क आपके दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आगे स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग बात करेंगे ये पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, सिराल कम्युनिटीज़ क्या होते हैं और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं और किस तरीके से प्रीफर करते हैं पूरे सक्सेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पायोनियर्स ऑफ द प्लांट सक्सेशन के संग, यानी जो पायोनियर स्टेज है प्लांट सक्सेशन का, उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलाइज जो प्लांट होते हैं उसके विषय में। The first essential requisite in the process of succession in any bare area, जैसा कि हमने पहले ही प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में पढ़ा है कि जो भी सक्सेशन का प्रोसेस है वो एक बेयर एरिया में शुरू होता है। बेयर एरिया मतलब ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पर पहले से कोई भी वेजिटेशन मौजूद नहीं हो, उसे कहते हैं बेयर एरिया। और वहाँ पर जो सबसे पहला जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से। और इसमें जो भी जो सीड्स हैं वो माइग्रेट होकर करके, अगर हम लोग स्पेशलाइज प्लांट सक्सेशन की बात करें तो सीड्स जो है प्लांट के या स्पोर्स हैं वो माइग्रेट होकर करके उस बेयर एरिया में गिरते हैं, चाहे वो किसी वेक्टर्स के थ्रू जाएं या विंड के थ्रू जाएं या किसी भी मीन्स से वो वहाँ पर ट्रांसफ़र या माइग्रेट करें फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज ऑफ देयर एग्रीगेशन ऑफ। और ये जो स्पोर्स हैं या सीड्स हैं वो कहाँ से आएंगे, तो वो आसपास उस बेयर एरिया के आसपास जो भी वेजिटेशन प्रेजेंट होगा वो वहाँ से माइग्रेट होकर करके आते हैं। दीज माइग्रेंट्स आर कॉल्ड पायोनियर्स। और इन्हीं माइग्रेंट जो प्लांट्स के सीड्स जो वहाँ पर गिरेंगे और उससे जो फर्स्ट उस बेयर एरिया में जो फर्स्ट वेजिटेशन फॉर्म होगा, दैट वेजिटेशन और प्लांट्स आर कॉल्ड पायोनियर्स, पायोनियर्स ऑफ प्लांट सक्सेशन। These pioneers are react on the soil and when they are successful in taking hold of soil tend to gain equilibrium with the climatic conditions immediately surrounding them। और जब सीड माइग्रेट होकर कर किसी भी बेयर एरिया में जाएगा तो वहाँ पर जो ये प्लांट्स हैं ये सबसे पहले कोशिश करेंगे वहाँ से कि सॉइल से रिएक्ट करके उसको होल्ड करके वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे अपने आप को, और जर्मिनेट करने के बाद में वहाँ न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट कराएंगे और धीरे धीरे ये मैच्योरिटी को अटेन करेंगे और उस जगह पर सक्सेसिवली ग्रो करके वहाँ के फर्स्ट पायोनियर प्लांट स्पीशीज़ ये फॉर्म करेंगे। दे आर कॉल्ड प्लांट पायोनियर्स ऑफ सक्सेशन। ईच पायोनियर स्पीशीज़ शुड पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी सीड किसी भी बेयर एरिया में गिरेंगे वो सारे के सारे जर्मिनेट कर जाएंगे या वहाँ इस्टेब्लिश कर जाएंगे। और जो पायोनियर्स होते हैं किसी भी सक्सेशन के, प्लांट सक्सेशन के, उन प्लांट स्पीशीज़ में कुछ स्पेशलाइज टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी प्लांट ये कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है तो वो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी भी बेयर एरिया में जाकर करके फर्स्ट ग्रो कर सकता है और वहाँ एज अ पायोनियर स्पीशीज़ वहाँ पर वो ग्रो कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। इट शुड हैव सर्टेन इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स
that enable it to survive low nutritional level। पहला तो जो भी प्लांट स्पीशीज पायोनियर्स के फॉर्म में एक्ट करती है या सर्वाइव अपना पोटेंशियल दिखाती है, उनमें एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ऐसे वातावरण के प्रति जहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो, यानी सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा नहीं हो और सॉइल जो है बेयर है और बैरन है, यानी उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट रिच अभी वो नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें नहीं है। तो इस टाइप के सॉइल में और एनवायरनमेंट में ग्रो करने की कैपेबिलिटी जिस प्लांट में होगी वही फर्स्ट पायोनियर स्पीशीज़ के रूप में सक्सेसिवली वो ग्रो कर सकते हैं। इट शुड बी स्मॉल इन साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट शुड बी लो। अब ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनका साइज़ स्मॉल होना चाहिए, उनका जो मैच्योरिटी साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए ताकि वो कम से कम न्यूट्रिएंट और मिनिमम रिसोर्सेस में ग्रो कर सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे प्लांट होने चाहिए जो मिनिमम और एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो करके अपने आप को सक्सेसिवली वो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें और लो न्यूट्रिएंट और लो रिक्वायरमेंट में वो रह सकें। इट शुड हैव स्लो ग्रोथ रेट। अब चूँकि उनको धीरे धीरे एडेप्टेशंस से अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फास्ट रेट से ग्रो करेंगे तो एक तो पहले से ही वहाँ रिसोर्सेस कम है और वो रिसोर्सेस जो है और भी ज़्यादा यूटिलाइज होकर करके अपने ही पॉपुलेशन को वो डिक्लाइन कर लेंगे। इसीलिए ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, जो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, वो पायोनियर्स का काम करते हैं या पायोनियर्स के रूप में इस्टेब्लिश होते हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे स्लोली वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। इट शुड हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म एंड देन एब्जॉर्ब देम एज न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं इनमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे एटमॉस्फेयर से वो न्यूट्रिएंट्स वाटर वेपर के संग में एब्जॉर्ब कर पाएँ या सॉइल से भी एब्जॉर्ब कर पाएँ, लेकिन इनमें जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है ये आसपास अगर थोड़ा सा भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है तो उसको ये एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को डेवलप कर लेते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो एज अ पायोनियर वर्क कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी ग्रीगेरियस स्पीशीज़। अब ग्रीगेरियस स्पीशीज़ वैसे स्पीशीज़ को कहा जाता है जो एट रैंडम बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट शो करते हैं। अब अगर कोई भी स्पीशीज़ ग्रीगेरियस ग्रोथ रेट शो करेगी, यानी बहुत ही वाइड स्प्रेड करेगी अपने आप को, तो उतना ही जल्दी वहाँ का न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और एंड में वो स्पीशीज़ अपने आप को ही वहाँ पर ख़त्म कर लेगी या उसका जो ग्रोथ रेट है सडन इंक्रीज़ होगा और सडन ही पूरा डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन वहाँ हो जाएगा। इसलिए ऐसे ही स्पीशीज़ पायोनियर के रूप में सक्सेसिवली ग्रो कर सकते हैं जो स्लोली ग्रोइंग, जिनका ग्रोथ रेट बहुत ही कम होगा या वो ग्रीगेरियस नहीं होंगे। इट शुड बी मच मोर डायनेमिक इन इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर और कंपटीशन। ऐसे स्पीशीज़ भी होना चाहिए जो कि बहुत ही डायनेमिक, मतलब हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्टेबिलिटी करके और रिसोर्स पार्टीशनिंग के संग में कंपटीशन को भी फेस करने की कैपेसिटी उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ में होनी चाहिए। तब वो आसपास से भी जो भी इंट्रा स्पेसिफिक जो आपस का भी कंपटीशन होगा उसको वो फॉलो कर सकेंगे, उसको वो झेल सकेंगे और अपना जो सस्टेनेबिलिटी है उसे वो मेंटेन रख पाएंगे। ये सभी एक एसेंशियल फीचर्स हैं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पायोनियर स्पीशीज़ में होनी चाहिए, तब किसी भी बेयर लैंड में या बेयर एरिया में एक प्लांट स्पीशीज़ सक्सेसफुली अपना कम्युनिटी को ग्रो करा सकता है। इन अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन द पायोनियर्स show cooperation, and after having adjacent themselves to the environment they begin to multiply, which promotes competition among plants। अब अगर हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं
तो सबसे पहले जो अर्ली स्टेज होता है सक्सेशन का, उसमें तो सबसे पहले एक जो फर्स्ट प्लांट का जो सीड वहाँ गिरता है या कुछ सीड्स गिरते हैं, वो पहले वो उस एनवायरनमेंट में ग्रो करने, जर्मिनेट करने के लिए ही स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद वो वहाँ एडेप्ट कर लेते हैं, और एडेप्ट करने के बाद में अगर एडेप्ट करते हैं तो सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो डिक्लाइन हो जाता है उनका। और जो सर्वाइव कर पाते हैं वो फिर इस्टेब्लिश हो जाते हैं और अपना मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जो काउंट है उसे बढ़ाते हैं, अपने जो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसे बढ़ा लेते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। और उसके बाद जो सक्सेसिव जेनरेशन्स के बाद में उनमें आपस में ही कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। और ये कंपटीशन शुरू होने के बाद में उनमें कुछ जो पायोनियर स्पीशीज़ हैं उनमें फर्दर डिक्रीज इन नंबर, यानी जब एक रिसोर्स से ज़्यादा उनमें कंपटीशन हाई हो जाता है तो उसमें से बहुत सारे पायोनियर स्पीशीज़ का डिक्लाइन होने लग जाता है। दे रिएक्ट एंड चेंज द एनवायरनमेंट एंड मेक इट सुटेबल फॉर कमिंग ऑफ फ्रेश अराइवल्स ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। जैसे ही इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ता है, उनमें आपस में कंपटीशन बढ़ने की वजह से रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है, और रिसोर्स चूँकि लिमिटेड होता है तो कुछ स्पीशीज़ वहाँ सर्वाइव करते हैं और कुछ डिक्लाइन हो जाते हैं, यानी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब इनका जो डेड मैटर है, चूँकि ये प्लांट ऑर्गेनिक होते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर डेड होने के बाद में सॉइल के संग में मिल जाता है और वहाँ का मॉइस्चर कंटेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट को और सॉइल के पीएच वगैरह को ये चेंज कर देता है। मतलब उस एनवायरनमेंट को, सॉइल के एनवायरनमेंट को और अपने सक्सेसिव जो भी प्लांट सक्सेशन उसके आसपास के एनवायरनमेंट को वो चेंज कर देता है, और ये एनवायरनमेंट अब पायोनियर स्पीशीज़ के लिए सूटेबल नहीं होके वो इसके बाद वाले जो सक्सेसिव नेक्स्ट जो स्टेज के जो स्पीशीज़ हैं, मतलब सिराल 1 स्टेज के जो प्लांट स्पीशीज़ है उनके लिए ये इस एनवायरनमेंट को सूटेबल कर देता है, और ये इंक्रीज़ करता है और सपोर्ट करता है फॉर और सूटेबल होता है कमिंग ऑफ फ्रेश अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। अब ये न्यू स्पीशीज़ के अराइवल के लिए सूटेबिलिटी ये देता है। तो अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ एक लाइकेन का जो पिक्चर है ये यहाँ दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि एक बेयर रॉक है, और रॉक के ऊपर में यह लाइकेन की जो कम्युनिटी है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, और इसके अलावा यहाँ इसका अभी और कोई एक्स्ट्रा और स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये फर्स्ट स्पीशीज़ है जो है यहाँ इस्टेब्लिश हुए हैं, इसलिए ये सभी पायोनियर कम्युनिटी हैं, यानी पायोनियर स्पीशीज़ हैं यहाँ के, जिसे हम लोग पायोनियर्स ऑफ द प्लांट सक्सेशन, और इसे हम लोग ज़ीरोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में इसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने बताया अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, अगर शेयर 1 के प्लांट्स की बात की जाए तो देखिए इसके जस्ट बगल वाले जो पिक्चर है इसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पायोनियर स्पीशीज़ के फॉर्म में सेम टाइप के लाइकेंस यहाँ प्रेजेंट हैं, और ये लाइकेंस अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, और इसकी जगह पर यहाँ पर कुछ ग्रासेस और उसके अलावा यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ मॉस और ब्रायोफाइट्स भी कुछ ओरिजिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट शेयर्स हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट जो होगा ये जो मॉस और ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट सिराल स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रासेस जो है नेक्स्ट उसके सिराल स्टेज में। इस तरीके से डिफरेंट जो न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एक ही सक्सेशन में एक ही प्लेस पे इंट्रोड्यूस होती जाती है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है प्लांट सक्सेशन का ये रन करता है, प्रोग्रेस करता है ये। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स इंट्रोड्यूस होती है और रिप्लेस कर देती है पायोनियर्स को, जिसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस जो पिक्चर नंबर 2 है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं पायोनियर्स के विषय में, तो हमने जान लिया। अब एंड हमारा हुआ था कि सिराल स्टेज के जो फर्स्ट सिराल स्टेज के जो स्पीशीज़ हैं वो एंट्री करते हैं और उसके लिए एनवायरनमेंट को सूटेबल जो पायोनियर स्पीशीज़ है वही बनाते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ सिराल स्पीशीज़ और सिराल कम्युनिटीज़ क्या हैं और इस स्टेज में क्या होता है। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ that replaces one another in a given area is called a shear। अब अगर एक
पर्टिकुलर प्लांट कम्युनिटी की बात करें, कैसी प्लांट कम्युनिटी? जो पायोनियर कम्युनिटी के बाद जो प्लांट कम्युनिटी पायोनियर्स को रिप्लेस करेगी और अपने आप को उस प्लेस पे इस्टेब्लिश करेगी, दैट इज कॉल्ड शीयर्स। उस गिवन एरिया में, यूनिट एरिया में नई जो प्लांट स्पीशीज आ रही है, कम्युनिटी आ रही है, दैट दे आर कॉल्ड शीयर्स। और ये पूरे अलग अलग शीयर्स मिलके, जब तक कि ये कम्युनिटी एक के बाद एक सक्सेसिव चेंज होती है और एक दूसरे को रिप्लेस करती है, तो हर एक कम्युनिटी सिराल का वो शीयर्स कहते हैं, और सभी को कंबाइंड फॉर्म में दे आर कॉल्ड सिराल कम्युनिटीज़ और सिराल स्टेज, जिसे हम लोग सिराल स्टेज 1, 2, 3, 4 जो हम लोग रिप्रेजेंट करके वहाँ फ्लो चार्ट में देखे थे। तो सिराल स्टेज 1 इज़ अ शीयर, सिराल स्टेज 2 इज़ अ शीयर, सिराल स्टेज 3 इज़ अ शीयर। इस तरीके से ये अलग अलग शीयर्स हैं जो सभी मिलकर करके सिराल कम्युनिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं या बनाते हैं। बाय देयर डेथ एंड डिके, अब डेथ एंड डिके इनका होने के बाद, यानी सिराल कम्युनिटी तो इस्टेब्लिश हो गए, किस चीज़ पे इस्टेब्लिश हुए? जो भी पायोनियर स्पीशीज़ की वजह से जो भी एनवायरमेंटल वहाँ चेंजेस हुए थे और सॉइल की में जो चेंजेस हुए थे उसकी वजह से इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला और वहाँ पर वो इस्टेब्लिश हो गए। लेकिन धीरे धीरे इनके इस्टेब्लिशमेंट में भी वो सेम प्रोसेस होगा जो पायोनियर के संग में हुआ है। अब इन्हें दो तरीके का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। एक तो पायोनियर स्पीशीज़ के संग में, चूँकि पायोनियर स्पीशीज़ आर अदर देन द सिराल स्पीशीज़, वो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो उनके बीच में जो कंपटीशन होगा दैट इज़ कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि ये कंपटीशन दो अलग स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है। और दूसरी तरह का जो कंपटीशन होगा वो सिराल फर्स्ट स्टेज के जो प्लांट्स के बीच में होगा, वो होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। मतलब जब वो इस्टेब्लिश कर जाएंगे तो उनके आपस के जो इंडिविजुअल्स हैं, एक ही स्पीशीज़ के आपस के इंडिविजुअल्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको हम लोग कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी कंपटीशन हो रही है वो। अब ये कंपटीशन जो है इसकी वजह से ये किस लिए होगा? फॉर सेम रिसोर्स, क्योंकि सभी एक ही जगह पर रह रहे हैं तो सेम रिसोर्स उनको मिलेगा, क्योंकि सॉइल सेम वो शेयर कर रहे हैं, सेम एरिया शेयर कर रहे हैं, तो एरिया के लिए भी वहाँ पर कंपटीशन होगा। सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी वहाँ पर फाइट होगा। उसके अलावा सेम सनलाइट, मतलब जो भी वहाँ पर रिसोर्सेस उनको मिल रहे हैं, सभी लोग रिसोर्स के लिए कंपटीशन करेंगे। अगर उनका नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स वो ज़्यादा होगा, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो इस सिराल स्टेज 1 में भी कुछ कम्युनिटी वहाँ इस्टेब्लिश रहेगी, कुछ जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन होने की वजह से क्या होगा? अब पहले तो हमने देखा कि पायोनियर्स क्या कर रहे थे, जिस तरीके से पायोनियर्स इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, पायोनियर्स कैसे सपोर्ट कर रहे थे? द पायोनियर्स इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर एंड नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल। अब पायोनियर्स क्या कर रहे थे कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर, नाइट्रोजन कंटेंट ये सभी बढ़ा रहे थे और सॉइल को एनरिच कर रहे थे और सूटेबल कर रहे थे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स के लिए। उसी प्रकार जो ये सिराल फर्स्ट वाले जो भी कम्युनिटी है, अब पायोनियर्स गई तो वो फेवरेबल एनवायरनमेंट दे करके गई सिराल 1 स्टेज के कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब ये जो सिराल स्टेज 1 के जो प्लांट्स हैं ये जब जाएंगे, यानी रिप्लेस होंगे, जाएंगे मीन्स कंपटीशन के रिजल्ट के फॉर्म में ये खुद भी डिक्लाइन होंगे। और दूसरी चीज़ है कि डिक्लाइन होने की वजह से सेम जिस प्रकार से पायोनियर स्पीशीज़ ने नेक्स्ट जो आने वाले स्पीशीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशंस को किया, उसी तरीके से ये भी सबसे पहले सिराल 1 के जो स्पीशीज़ हैं ये भी टॉलरेट करेंगे वहाँ के फिजिकल कंडीशंस को, आपस में compete करेंगे सक्सेसफुली। उसके बाद जो सक्सेसफुल हो जाएंगे वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं, ठीक है। उसके अलावे वे कोशिश करेंगे कि जो नए इन्वेडर्स आ रहे हैं, यानी वहाँ रहने के बाद में जो भी एनवायरनमेंट और सॉइल का भी चेंजेस हुआ, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, नाइट्रोजनस जो कंटेंट है वो सॉइल का और ज़्यादा रीच हो जाएगा, पायोनियर स्टेज से भी ज़्यादा रीच हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 2 स्टेज, एक तो पायोनियर स्टेज
और एक सिराल 1 स्टेज के प्लांट्स जो हैं वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उनका भी ऑर्गेनिक कंटेंट वहाँ मिलेगा सॉइल में। और इस तरीके से सॉइल में जो केमिकल कंपोजिशन है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन है, वो भी पूरा चेंज हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। और ये सारा जो कंडीशंस है ये नए स्पीशीज़ को प्रमोट करेगा वहाँ पर इन्वेड करने के लिए। अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या होगा, जो सिराल 1 स्टेज के हैं, कि उनको पहले तो जो बहुत सारी एनर्जी है वो पायोनियर्स को रिप्लेस करने में उन्होंने लगा दिया, दूसरी अपने इस्टेब्लिशमेंट में लगाया, और वो पूरी कोशिश करेंगे वो कंपटीशन देने के लिए इन्वेडर्स को भी, ताकि वो रिमूव कर सकें इन्वेडर्स को। लेकिन इन्वेडर्स स्पीशीज़ की खासियत क्या होती है कि दे आर मोस्ट एडवांस जो इन्वेडर्स होंगे, मतलब अब उस एरिया में जो नए जो कम्युनिटी आएगी जो कि सिराल 1 के प्लांट्स को भी रिप्लेस करेगी और उस प्लेस को इन्वेड यानी उस प्लेस को वो कैप्चर कर लेगी अपने पॉपुलेशन से, वो ऐसी ही प्लांट रहेंगे जो कि सिराल 1 के प्लांट से एडवांस रहेंगे इन देयर मॉर्फोलॉजी, इन देयर एनाटॉमी, इन देयर फिजियोलॉजी। हर तरीके से वे सिराल 1 के जो प्लांट्स हैं उससे वो एडवांस रहेंगे, जिसकी वजह से इस कंपटीशन में वे सिराल 1 के प्लांट्स को रिप्लेस कर देंगे। और ये रिप्लेसमेंट का कारण भी सिराल 1 के प्लांट्स होते हैं जो कि फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं नेक्स्ट जो सक्सेसिव जो इन्वेडर्स हैं उनको। और इस तरीके से ये जो सक्सेशन का प्रोसेस है ये प्रोग्रेस हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ न्यू अराइवल्स ऑफ ईच स्टेज goes on decreasing till the climax stage और स्टेबल स्टेज इज रिच। अब ये जो सिराल है, ये जो प्रोसेस हमने अभी तक डिस्कस किया कि किस प्रकार पायोनियर स्पीशीज से सिराल 1 स्टेज आया और किस प्रकार से पायोनियर स्पीशीज ने डेथ एंड डिक्लाइन के बाद में वहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज करके सिराल 1 के लिए उसे फेवरेबल बनाया। उसी तरीके से सिराल 1 के जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी सेम प्रोसेस, कंपटीशन और सारे कुछ को फॉलो करते हुए उसी तरीके से डिक्लाइन होंगे और उसके बाद वो फेवरेबल एनवायरनमेंट्स देंगे सिराल स्टेज 2 की कम्युनिटी के लिए। फिर सिराल स्टेज 2 की भी जो कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स होंगे वो उनमें भी सेम प्रोसेस, वही सारा प्रोसेस फॉलो होगा। फिर वो भी उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करेंगे और वो अपने लिए उसको अनसुटेबल कर देंगे और दूसरे जो न्यू अराइवल्स ऑफ प्लांट्स कम्युनिटी है उनके लिए वो यूज़फुल हो जाएगा। और इस तरीके से फेवरेबल होने के बाद में तो फिर थर्ड जो स्टेज है सिराल का वो वहाँ इन्वेड करेगा, मतलब थर्ड सीयर्स कम्युनिटी वहाँ इन्वेड करेगी। इस तरीके से फिर उसके बाद फोर्थ करेगी और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अटेन नहीं कर लिया जाए। मतलब उस सारे जो क्रम से जो चेंज हो रहे हैं कम्युनिटी दर कम्युनिटी, ये पूरे चेंजेस जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते हैं, मतलब ऐसा एक स्टेज नहीं आ जाता है जहाँ पर अब और चेंजेस ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हैं, और एंड स्टेज दैट इज़ फॉरेस्ट स्टेज जब तक नहीं आ जाता है, क्लाइमेक्स स्टेज, तब तक ये प्रोसेस जो ये सिराल कम्युनिटीज़ का जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा। और इसी तरीके से जो ये सिराल स्टेजेस हैं ये फॉर्म होते रहेंगे। अब सिराल स्टेजेस की अगर हम लोग प्लांट सक्सेशन और सिराल स्टेजेस को अगर हम लोग समझें तो इस सिराल स्टेजेस के बेसिस पर ही डिफरेंट जो सीयर्स हैं या प्लांट सक्सेशन को हम लोग नोमेनक्लेट करते हैं। नहीं पायोनियर स्पीसीज के बेसिस पे इसे नोमेनक्लेट किया जाता है, नहीं क्लाइमेक्स के बेसिस पे इसे नोमेनक्लेट किया जाता है। जितने भी हम लोग सीयर्स पढ़ते हैं यानी जितने भी प्लांट टाइप ऑफ प्लांट सक्सेशंस पढ़ते हैं ये सभी और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ये सभी सिराल स्टेजेस के बेसिस पे होते हैं और इसीलिए सभी के एंड में इसमें शेयर वर्ड लगा रहता है। तो इसमें अगर कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस की बात करें, इंटरमीडिएट स्टेजेस मीन्स कुछ ऐसे प्लांट के स्टेजेस और जो कि शेयर्स हैं यानी सिराल स्टेजेस हैं। और इसे सिराल स्टेज को इंटरमीडिएट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये स्टार्ट और एंड फेज के बीच में आते हैं। ये जो सिराल स्टेजेस हैं ये स्टार्ट यानी पायोनियर स्टेज और एंड यानी क्लाइमेक्स स्टेज के बीच में आते हैं। These intermediate stages, these are intermediate stages between pioneers and climax community, that is called सिराल stages। और इसे हम लोग सिराल स्टेजेस भी कहते हैं। और इन सिराल स्टेज में पर्टिकुलर जो प्लांट कम्युनिटी होती है
उस पर्टिकुलर स्पेशलाइज प्लांट कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं सिराल कम्युनिटी। और इसके बेसिस पे सक्सेशन के एग्जाम्पल्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर कम्युनिटी इन फ्रेश वाटर, अगर हम लोग प्लांट सक्सेशन को किसी फ्रेश वाटर कम्युनिटी में देख रहे हैं तो उसे हाइड्रोशियर कहेंगे। अगर ये प्लांट सक्सेशन को हम लोग किसी ड्राई एरिया में प्लांट कम्युनिटी के चेंजेस के रूप में देखते हैं तो इसे हम लोग ज़ीरो शेयर कहेंगे। अगर इस कम्युनिटी के सक्सेसिव चेंजेस को हम लोग रॉक यानी लिथोस्फेयर में देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। एंड अगर इसे हम लोग सैंड, जहाँ पर जैसे किसी भी बीच पे या सैंड वाले एरिया पर अगर हम लोग प्लांट की कम्युनिटी में चेंजेस देखते हैं दैट इज कॉल्ड शैमोसियर। और उसी तरीके से अगर हम लोग सलाइन वाटर यानी मराइन वाटर कम्युनिटी में अगर हम लोग देखते हैं जो भी प्लांट में चेंजेस आते हैं, इस तरीके से रिप्लेसमेंट या सक्सेशन हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड हेलोशियर। और इस तरीके से हमने देखा कि जो सिराल कम्युनिटी है ये इसे क्लासीफाई करने में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सिराल कम्युनिटी किसी भी सक्सेशन को डिफाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ प्लांट सक्सेशन के विषय में। मतलब जो प्लांट सक्सेशन है उसमें जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और उसके अलावे वो क्लाइमेक्स क्या है, किस स्टेज में हम लोग मानेंगे कि प्लांट सक्सेशन का क्लाइमेक्स आ गया है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेशन आफ्टर सिराल कम्युनिटीज इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसा कि हमने पहले ही अभी तक मैंने डिस्कस किया कि ये जो सिराल कम्युनिटीज़ के बाद ये एंड स्टेज होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का। हावेवर more appropriate term for the climax community is final community और relatively stable community। relate किससे करना है, अभी तक जो changeable जो community थी उसके संग अगर हम लोग उसके संग में compare करें, यानी पायोनियर्स और सिराल कम्युनिटी के संग में अगर इसे कंपेयर करें तो रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी है उसके अपेक्षा। इट इज़ believed that once the climax is attained the community does not change at all। और ऐसा माना जाता है जो कि एंड प्रोडक्ट है सक्सेशन का, तो अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी अटेन कर लिया कोई भी प्लांट सक्सेशन या प्लांट कम्युनिटी अपने सक्सेशन के क्लाइमेक्स पर आ गया तो उसके बाद में उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस विजुअलाइज नहीं होते हैं, मतलब उसमें चेंजेस और ज़्यादा नहीं होंगे। Climax community may also changed by aging, storm, disease and by other biotic and abiotic factors। अब उसमें जो नेचुरल जो चेंजेस हैं वो नहीं होंगे, लेकिन किसी भी एडवर्स कंडीशन में फ्लड हो, एजिंग हो, स्टॉर्म हो, डिजीज़ हो और या फिर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स और स्ट्रेस की वजह से ये कम्युनिटी सारी की सारी रिप्लेस हो सकती है एक बार में, यानी डिस्ट्रक्ट हो सकती है। लेकिन सीक्वेंशली जैसा सक्सेसिवली जो रिप्लेसमेंट है ये अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी में देखा नहीं जाता है। अब चलिए बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी की और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी प्लांट को किसी भी सक्सेशन में ये बताते हैं कि अब ये अपने क्लाइमेक्स पे आ चुका है, और क्या क्या ऐसे स्पेशलाइज फीचर्स हैं वैसे प्लांट्स के जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में मिलते हैं। The vegetation is tolerant of environmental conditions। अब किसी भी वेजिटेशन को स्टेबिलिटी के लिए और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए उस वेजिटेशन का एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एडेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, इट हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़। जब भी हम लोग किसी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक स्टेजेस के कुछ प्लांट जो हैं 100 प्लांट्स रिमूवल नहीं हो सकता है, कुछ पायोनियर्स भी बचे रहते हैं, कुछ हर एक सिराल स्टेजेस में के भी कुछ प्लांट्स सर्वाइव वहाँ करते हैं जो कि उस एनवायरनमेंट के प्रति एडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को, वो एंड तक बने रहते हैं। तो हर एक स्टेजेस के कुछ कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि प्रमोट करता है जो क्लाइमेक्स स्टेज में प्लांट डाइवर्सिटी को। इट हैज़ अ वेल ड्रेन्ड स्पाशियल स्ट्रक्चर। अब वेल ड्रेन्ड स्पाशियल स्ट्रक्चर, स्पाशियल मीन्स एक पर्टिकुलर स्पेस पे वेल ड्रेन्ड का मतलब हमेशा वहाँ पर कुछ ना कुछ कम्युनिटीज़ आती रहती है, कुछ रिप्लेस होती रहती है,
लेकिन वो वेल ट्रेंड है, लेकिन वो पूरा पूरा अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। वो इतना होते हुए भी वो अपने आप को स्टेबिलिटी वहाँ का मेंटेन रखता है। दिस टाइप ऑफ जो भी वहाँ एडेप्टेशंस है वो वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इट हैज़ द कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स। अब चूँकि ये स्टेब्लिश हो चुका है और वहाँ पर पूरा एक फॉरेस्ट यानी एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पर स्टेब्लिश हो जाता है, तो वहाँ पूरा कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन्स सिंप्लीफाई नहीं होते हैं, वहाँ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे हेट्रोट्रॉफ भी हो जाते हैं, ऑटोट्रॉफ भी तो रहते ही रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे माइक्रोफोना, मतलब हर डेट्रियस फूड चेन भी हम लोग देख सकते हैं, सिंपल ग्रेजिंग, हर तरीके के वहाँ पर फूड चेन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इट हैज़ अ बैलेंस्ड क्लाइमेक्स इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वहाँ पर एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम, अगर कोई भी आउटर डिस्टर्बेंसेस नहीं हो तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में सारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड होता है। देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड टोटल रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन रेट प्लस उसका जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है वो सभी इक्विलिब्रियम पे रहता है। मतलब जितना गेन होता है एनर्जी का और लॉस, वो सभी को वहाँ मेंटेन रहता है स्टेबल और इक्विलिब्रियम पे। द एनर्जी यूज्ड फ्रॉम सनलाइट इज बैलेंस्ड विद द एनर्जी रिलीज्ड बाय डिकम्पोजर्स, और वहाँ पर एनर्जी का बैलेंस भी मेंटेन रहता है। मतलब जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट सनलाइट से जितनी भी एनर्जी को लेकर के उसे केमिकल एनर्जी में फिक्स करते हैं, आफ्टर डेथ एंड डीके ये एनर्जी उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो एक तरफ से आने का और जाने का दोनों ही जो बैलेंस है एनर्जी का वो मेंटेन्ड होता है एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सोर्स एंड सिंक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, जहाँ से कोई भी न्यूट्रिएंट आ रहा है, और सिंक कहाँ होगा, न्यूट्रिएंट्स आएगा कहाँ से, प्रोड्यूसर्स के पास से। यानी जो भी एनर्जी कहाँ से आएगी, जो ऑटोट्रॉफिक है। फर्स्ट जो रीज़न है हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई कैसे होगा। पहला जो एटमॉस्फेरिक जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको फिक्स कर करके जो फोटोसिंथेसिस के बाद में जो भी प्रोडक्शन है फूड का, सबसे पहले ऑटोट्रॉफ करेंगे, प्लांट्स करेंगे। उसके बाद में वो हो गया सोर्स, किसी भी न्यूट्रिएंट्स के वो हो गया सोर्स, और उसके अलावे जो भी अदर सोर्सेस हैं न्यूट्रिएंट्स के वो हो गए सोर्स। सोर्स से उसके बाद में उसको जो यूज़ करने वाले हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को जो यूज़ करने वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो सभी हो गए सिंक, क्योंकि वहाँ पर जाकर कर करके उस न्यूट्रिशन को वहाँ पर यूज़ होना है। तो सोर्स से निकल के सिंक तक उसको यूज़ होना है, और दोनों ही ये जो प्रोसेस है, जो सोर्स है वो भी और जो यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर्स वो भी, मतलब सोर्स और सिंक का वहाँ पर बैलेंस मेंटेन रहता है। द स्पीशीज कंपोजिशन मेंटेन्स इक्विलिब्रियम एज इंडिविजुअल्स इन द क्लाइमेक्स स्टेज आर रिप्लेस्ड बाय अदर ऑफ द सेम काइंड्स। और यहाँ पर बैलेंस इसलिए भी मेंटेन होता है कि अगर क्लाइमेक्स स्टेज में अगर कोई भी स्पीशीज़ अगर रिप्लेस भी हो जाती है तो वो अपने आप को ही रिप्लेस करती है, तो उसका पर्टिकुलर उस कम्युनिटी का वहाँ पर जो भी अमाउंट है या इंडिविजुअल्स है, नंबर्स है, प्रोपोर्शन है, वो मेंटेन रहता है वहाँ पे। तो सेम काइंड से ही अपने आप को रिप्लेस करती है। इस तरीके से जो भी डाइवर्सिटी है क्लाइमेक्स की वो भी मेंटेन रहती है, और उसकी स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहता है। The life forms indicate the climatic type, hence it is an index of climate of the area। और वहाँ के जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, अब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो जितने जैसे कौन सी स्टेज है, जैसे एल्गल प्लांट कम्युनिटी अगर हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर लाइकेंस की प्लांट कम्युनिटी, या ब्रायोफाइट्स की प्लांट कम्युनिटी के विषय में बात करें, टेरिडोफाइट्स की करें, जिम्नोस्पर्म की करें, या अदर कोई भी हेट्रोट्रॉफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोफोना, उसकी बात कर सकते हैं। तो ये सभी वहाँ पर एक जो क्लाइमेटिक इंडेक्स है और वहाँ के क्लाइमेटिक टाइप को ये सभी लाइफ फॉर्म मिल कर करके इंडिकेट करते हैं, और एक स्पेशलाइज इकोसिस्टम उनका प्रेजेंस वहाँ उनको एक अलग पहचान देता है उस इकोसिस्टम को और वहाँ का जो क्लाइमेट है उसे। मतलब उनका प्रेजेंस वहाँ के क्लाइमेट को भी डिटरमाइन कर देता है,
और उस पूरे वेजिटेशन टाइप को और वहाँ का जो अदर जो इकोसिस्टम है उसे भी ये आइडेंटिटी और डेफिनेशन यानी डिफाइन करता है, ये स्टेबिलिटी देता है। अब इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड में कैसा, मतलब क्लाइमेक्स का जो एंड होता है किसी भी प्लांट सक्सेशन का, वो एंड होता है फॉरेस्ट के संग। तो इस जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक फॉरेस्ट के इसमें कितने लंबे लंबे पेड़ हैं और इसमें कुछ कुछ ऐसे भी हैं प्लांट्स जो कि अभी छोटे प्लांट्स भी हैं, और ये बताते हैं कि ये पूरे इस क्लाइमेक्स को अटेन करने के लिए कितने स्टेजेस से ये पूरा फॉरेस्ट गुजरा होगा, यानी सक्सेसिव प्रोसेस इसमें कितने रहे होंगे और कितने ईयर्स रहे होंगे। मतलब ये पूरा एक अपने आप में ये पूरा प्लांट सक्सेशन एक कॉम्प्लिकेटेड और एक प्रोग्रेसिव चेंज वाला ये पूरा प्रोसेस होता है, और इसमें एंड में सक्सेसिव जो एस्टेब्लिश्ड जो फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है उसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ये किस चीज़ से डिफाइन होती है, ये फॉरेस्ट, वेल ग्रोन फॉरेस्ट से, बड़े बड़े जो लंबे जो ट्रीज़ होते हैं उनसे ये डिसाइड होता है। इसी से हम लोग इसे समझ सकते हैं कि जितना वेल ग्रोन फॉरेस्ट होगा उतना ही वो एस्टेब्लिश और वेल मेंटेन्ड इक्विलिब्रियम पे वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वहाँ की। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, कि जो क्लाइमेक्स है वो कितने तरीके का हो सकता है। तो जो सबसे फर्स्ट है दैट इज़ क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। पहला है वैसा क्लाइमेक्स जो किसी भी पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, मतलब वहाँ का क्लाइमेट और वेदर कैसा होगा उस जगह पर वहाँ का क्लाइमेक्स होगा, और वो क्लाइमेक्स जो होता है वो सिंगल क्लाइमेक्स होता है, मतलब जैसा एक क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उसी के बेसिस पे वो वहाँ का क्लाइमेक्स डिसाइड होगा। दूसरा हो जाएगा इडेफिक क्लाइमेक्स। एडेफिक मीन्स जो वहाँ के सॉइल पर डिपेंड करेगा, सॉइल के कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, और हम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स के सॉइल हो सकते हैं और अलग अलग सॉइल कंडीशंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर सॉइल में उगने वाले प्लांट स्पीशीज भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो सॉइल्स में जो क्लाइमेक्स स्पीशीज होगी वहाँ पर मल्टी क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, मॉइस्चर के बेसिस पे, टोपोग्राफी और स्लोप के एक्सपोजर के बेसिस पे डिफरेंट प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे। तो वहाँ पर मोर देन वन क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट। अब कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट क्या है कि ऐसा क्लाइमेट जो हमेशा एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए वल्नरेबल रहे, मतलब कोई ना कोई वहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स आए और उस क्लाइमेक्स को वो रिमूव कर सकते हैं, वो हमेशा ससेप्टेबल रहेगा चेंज होने के लिए। इस टाइप के जब क्लाइमेक्स होते रहते हैं तो यहाँ पर कभी भी क्लाइमेक्स स्टेबल नहीं रहेगा। एक बार क्लाइमेक्स अपने स्टेबिलिटी पर पहुँचा, उसके बाद में वहाँ कुछ ऐसा हुआ, फ्लड आया या वॉल्केनिक इरप्शन या कुछ भी वैसा सडन चेंजेस आएगा जो कि पूरा क्लाइमेक्स को रिमूव करके फिर से सक्सेशन का प्रोसेस वहाँ रन होने लगेगा। इस टाइप के जो क्लाइमेक्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स। सॉरी यहाँ पर एक्स है, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स। अब नेक्स्ट जो है दैट इज डिसक्लाइमेक्स। अब डिसक्लाइमेक्स क्या है? व्हेन ए स्टेबल कम्युनिटी दैट इज नॉट द क्लाइमेटिक और एडेफिक क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेटिक भी नहीं है एडेफिक भी नहीं है एक साइड पे, एंड मेंटेन बाय मैन एंड हिज डोमेस्टिक एनिमल्स टर्म्ड एज डिसक्लाइमेक्स और डिस्टर्ब्ड क्लाइमेक्स, और इसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक सब क्लाइमेक्स भी कहते हैं या मैन जेनरेटेड क्लाइमेक्स भी कहते हैं। अब ऐसा क्लाइमेक्स में क्या होगा, किसी भी जगह पे प्लांट सक्सेशन हो रहा है और वहाँ पर क्लाइमेक्स स्टेज में पहुँचा, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वहाँ पर क्लाइमेक्स कंडीशंस आया, मतलब फॉरेस्ट में वो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन तब तक वहाँ ह्यूमन का कुछ जो है हैबिटेशन हो गया आसपास में, और वो क्या करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अपने यूज़ के लिए, अपने रिसोर्स के लिए पूरे जंगल को वो काट देते हैं। इस तरीके से क्या हो गया कि वो जो प्लांट सक्सेशन है वो अपने क्लाइमेक्स पर तो पहुंच गया है, लेकिन वो हमेशा एक प्रेशर में है, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर में है। जो छोटे प्लांट्स होंगे वो ग्रेजिंग उनका हो जाएगा डोमेस्टिक एनिमल से, और
वो उसे चर जाएंगे, और ह्यूमन के जो डोमेस्टिक एनिमल है उनकी वजह से, और जो बाकी जो लंबे लंबे ट्रीज़ हैं वो हाउस होल्ड्स के लिए उसे यूज़ कर लिया जाएगा, और पूरे फॉरेस्ट को और उस कम्युनिटी को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। इस टाइप के जो क्लाइमेक्स स्टेजेस हैं दैट इज़ कॉल्ड डिस क्लाइमेक्स, और या फिर एंथ्रोपोजेनिक सब क्लाइमेक्स भी इसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्री क्लाइमेक्स और पोस्ट क्लाइमेक्स की। तो प्री क्लाइमेक्स एक ऐसा स्टेज है क्लाइमेक्स के बीच में, जैसे सपोज कि सक्सेशन का प्रोसेस चल रहा है लेकिन अभी तक क्लाइमेक्स स्टेज नहीं आया, और लेकिन वो मतलब क्लाइमेक्स स्टेज एंड होने के और स्टार्ट होने के बीच का जो फेज़ है, मतलब एक मिक्स टाइप के क्लाइमेक्स वेजिटेशन को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ट्रीज़ वहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल ट्रीज़ भी प्रेजेंट है, एक आध जो मैच्योर जो बहुत बड़े ट्रीज़ हैं उस टाइप के भी प्रेजेंट हैं, मतलब मिक्स क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ के प्लांट्स हम लोग वहाँ देख सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे, क्लाइमेक्स के जो कंडीशंस होंगे, जहाँ पर कुछ मैच्योर फुल ग्रोन प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होंगे, और कुछ अंडर ग्रोन ट्रीज़ होंगे जो कि क्लाइमेक्स तक पहुँचने वाले होंगे। तो इस टाइप के जो डेवलपिंग क्लाइमेक्स वाले जो सिचुएशन है दैट इज़ कॉल्ड प्री क्लाइमेक्स, मतलब वो फुली क्लाइमेक्स स्टेज में अभी नहीं आया है लेकिन अब वो अपने फुल क्लाइमेक्स को अटेन करने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड प्री क्लाइमेक्स स्टेज। और पोस्ट क्लाइमेक्स स्टेज क्या है कि क्लाइमेक्स तो आ चुका है जो भी है, लेकिन उसके बाद में भी अभी कुछ और प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ में ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में सारा प्लांट जो है ट्रीज़ बन जाएगा और एक ही साथ में डिक्लाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बारी बारी से क्लाइमेक्स को भी अटेंड करते हैं और उसमें कुछ प्लांट्स अभी अटेंड करने के पोजीशन में भी रहते हैं। तो किसी भी एरिया का मैक्सिमम अगर प्लांट्स क्लाइमेक्स को अटेंड कर चुका है प्रोपोर्शन टू, और कुछ ग्रोइंग प्लांट्स भी हैं, लेकिन मोर देन 50% प्लांट्स अगर क्लाइमेक्स को अटेंड कर चुका है तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड पोस्ट क्लाइमेक्स। और इसे कंपेयर हम लोग कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे कि जैसे सपोज किसी भी फॉरेस्ट का एक पैच है और वहाँ पर अगर डेवलपिंग ट्रीज़ जो हैं उनका रेशियो जो फुल्ली डेवलप जो ट्रीज़ हैं उनके रेशियो से अगर ज़्यादा है तो दे आर प्री क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ पर अभी डेवलपिंग प्लांट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज पर मैच्योर प्लांट्स। और जो पोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी मैच्योर जो वहाँ के ट्रीज़ हैं उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा अंडर मैच्योर और मैच्योरिंग जो भी प्लांट्स रहेंगे उसकी अपेक्षा, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आपको प्री क्लाइमेक्स और पोस्ट क्लाइमेक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसे आगे भी हम लोग इसके जो क्लाइमेक्स के जो डिफरेंट थ्योरीज है उसके रिगार्डिंग भी ये यूज़ होगा, प्री क्लाइमेक्स एंड पोस्ट क्लाइमेक्स। अब बात करते हैं सब क्लाइमेक्स की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा बाद की हम लोगों को जो थ्योरीज है उसकी जो डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज किया गया है उसे समझने के लिए समझना डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोलॉन्ग्ड स्टेज इन सक्सेशन जस्ट प्रीसीडिंग द क्लाइमेक्स इज कॉल्ड सब क्लाइमेक्स। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कम्युनिटी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, लेकिन उस पूरे प्लांट कम्युनिटी के सराउंडिंग्स जो आसपास हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो सीड का एमिनेशन होगा, वहाँ पर भी सीड डिस्पर्सल से कुछ जो भी एरिया फॉरेस्ट का बना है उसके आसपास में भी एक नए तरीके का प्लांट सक्सेशन भी फिर एक पूरा एक बेल्ट ग्रो कर जाता है, और वो भी क्लाइमेक्स के करीब पहुँचने वाला होता है। मतलब मेन जिस एरिया पे सक्सेशन शुरू हुआ है वो एरिया का एक्सटेंट अब थोड़ा और बढ़ जाता है, और वो जो एक्स्ट्रा एरिया है जो कि अब क्लाइमेक्स को वो भी अटेंड करने वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड सब क्लाइमेक्स। क्योंकि हम लोग सक्सेशन की बात एक यूनिट एरिया को लेकर के ही करते हैं, लेकिन अगर उस एरिया में कंप्लीट क्लाइमेक्स होने के बाद में अगर उसके आसपास के भी एरिया में सक्सेशन क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाला होता है जो कि उसके आसपास के सराउंडिंग्स में होता है, दैट इज़ कॉल्ड सब क्लाइमेक्स। इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ के विषय में और उसके डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है, और इसी बेसिस पे ये जो डिफरेंट क्लाइमेक्स का जो कंडीशंस है और डिफरेंट टाइप के क्लाइमेक्स हैं इसके बेसिस पे इसे बहुत सारे थ्योरीज को प्रपोज किया गया रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द क्लाइमेक्स।
तो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट थे जिनकी अपनी अपनी थ्योरीज थी रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स, लेकिन इसमें से जो मोस्ट वैल्यूएबल और एडेप्टेबल जो थ्योरी है वो है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। और ये दोनों जो बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेक्स प्रेजेंट ऑन अ यूनिट एरिया, इस पर ये पूरी बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कहती है। द टू dominant theories have been advanced by ecologists concerning climax communities, which are monoclimax theory and polyclimax theory। दो तो थ्योरीज थी। अब मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी की बात करें तो इसे प्रपोज किया था अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने 1916 में। इन्हीं का डेफिनेशन भी हम लोग प्लांट के सक्सेशन में क्लीमेंट्स की डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं। According to this theory, there is only one true climax community in a climax region or in a geographical area. According to Clements, जो 1916 में उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर ट्रू क्लाइमेक्स की बात करें तो वो एक ही होता है किसी भी जोग्राफिकल एरिया में। अदर कम्युनिटीज विच आर प्रेजेंट इन द एरिया इन द एडिशन टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी आज रिगार्डेड एज सबऑर्डिनेट कम्युनिटीज। मतलब जो अदर कम्युनिटी अगर हम लोगों को क्लाइमेक्स के जैसे दिख रही है तो वो ओरिजिनल क्लाइमेक्स नहीं हो करके इससे रिलेटेड है, वो सबऑर्डिनेट है। मतलब किसी न किसी तरीके से इसी क्लाइमेट के वो पार्ट हैं, इसी क्लाइमेक्स के वो पार्ट हैं। मतलब कुछ तो प्लांट्स वो पूरा क्लाइमेक्स को अटेन कर चुके हैं और इसी क्लाइमेक्स के कुछ पार्ट हैं जो उस क्लाइमेक्स को स्टेज को अटेन अभी कर रहे हैं, इसलिए वो सबऑर्डिनेट कम्युनिटीज़ हैं, वो सेम ट्रू क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ के। टर्म्स प्रो क्लाइमेक्स, सब क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स एंड पोस्ट क्लाइमेक्स। और जितना ये हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेक्स में प्रो क्लाइमेक्स, सब क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स और पोस्ट क्लाइमेक्स हम लोग पढ़ते हैं, ये सभी उन्होंने सभी को कहा कि ये सभी सबऑर्डिनेट हैं जो एक ट्रू क्लाइमेक्स है उसी का। मतलब जब क्लाइमेक्स के कंडीशन में कोई भी प्लांट सक्सेशन उस क्लाइमेक्स को अटेन कर रहा होता है तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अभी उस डेवलपमेंटल स्टेजेस तक नहीं पहुंचे होते हैं, उस रीजन को हम लोग सेम क्लाइमेक्स में हम लोग कहते हैं प्रो क्लाइमेक्स। उसके आसपास के कुछ और इफेक्टेड नए थोड़ा सा ऐसे भी एरिया होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया से एक्स्ट्रा बड़े हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सब क्लाइमेक्स। अगर कुछ पहले से पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं दे आर कॉल्ड प्री क्लाइमेक्स। और जो पर्टिकुलर पूरी तरीके से क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अटेन कर चुके हैं दे आर कॉल्ड पोस्ट क्लाइमेक्स। लेकिन ये सभी एक ही क्लाइमेक्स ट्रू क्लाइमेक्स के पार्ट हैं, इसलिए उनके थ्योरी को ये कहा गया कि दैट इज अ मोनो क्लाइमेक्स थ्योरी। अब अगर बात की जाए पॉली क्लाइमेक्स, पॉली मीन्स मोर देन वन। पहले क्या था, मोनो मीन्स वन कम्युनिटी, वन ट्रू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पॉली कम्युनिटी में क्या है कि इसमें मोर देन वन कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं, उसमें सारे को सबऑर्डिनेट बनाया गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने सबऑर्डिनेट हैं, चूंकि वो सबऑर्डिनेट फॉर्म में भी वो अपना इंडिपेंडेंट क्लाइमेक्स शो करते हैं, अलग अलग टाइम पे वो डेवलप होते हैं, उनका अपना रिप्रोडक्शन पैटर्न होता है और टाइमिंग भी उनके मैच्योर होने की अलग अलग होती है, इसलिए इसे डिफरेंट क्लाइमेक्स के रूप में इसे माना गया और इसे हम लोग कहते हैं पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। तो पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी वाज एडवोकेट बाय व्हिटेकर इन 1953। According to this theory, a number of climax community may be present in a climatic region. In terms of this theory, all sub, pre, post climax communities are different climax communities. Why? Because they are self-reproducing and maintained by the indefinite period of time. क्योंकि वो अपने आप से सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग हो सकते हैं, अपना वो खुद ही मेंटेनेंस कर सकते हैं और इनडेफिनिट टाइम तक वो ग्रो कर सकते हैं अलग अलग, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मेन क्लाइमेक्स। उसको छोड़ करके वो अपने अपने में अलग से भी वो ग्रो कर सकते हैं। ये जो थ्योरी थी ये थी व्हिटेकर की, जिन्होंने प्रपोज किया था इसे 1953 में। इस तरीके से ये दो कॉन्ट्राडिक्टिव थ्योरीज हम लोग क्लाइमेक्स थ्योरीज हम लोग देखते हैं, इसे जिसमें मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी।
आज के वीडियो में हमने डिफरेंट कम्युनिटीज़ और प्लांट सक्सेशन के विषय में पढ़ा, उसके डिफरेंट थ्योरीज़ को और उसके टाइप्स को भी समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके स्टडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इसे लाइक एंड शेयर करें। और जो भी ऐसे स्टूडेंट जिनमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या अगर उनके आप हेल्प कर सकते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर करके उनको हेल्प करें प्लीज़। और इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।